हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो प्लस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ यहाँ पे आई हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका सपना है अब्रॉड जाना और वहाँ पे नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जिनका सपना है यूके जाना, यानी कि जो बच्चे यूनाइटेड किंगडम जाना चाहते हैं और एज अ नर्स वहाँ पे सर्विस करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए यूके जाने से पहले। ठीक है, तो मैं आपको आज हर एक डिटेल प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट। ठीक है, प्लस आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या हम जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख सकते हैं बाहर जाने से पहले, प्लस क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या आपका जाने का प्रोसेस होता है, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं यूके जाने के लिए, प्लस कौन कौन से तरीके से आप जो है यूके जा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्लस आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत हेल्पफुल। सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। प्लस अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए जो यूके जाना चाहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आज इस वीडियो में तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कौन कौन एलिजिबल है यूके जाने के लिए, वो सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, विच एग्जाम टू बी क्वालिफाई, यूके जाने के लिए आपको कौन सा एग्जाम जो है क्वालिफाई करना पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे। प्लस आपका टोटल एक्सपेंसेस एंड टाइम टेकन, यानी कि जब आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है यूके जाने के लिए तो कितना टाइम जो है उसमें लगता है, प्लस कितना आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट आपको करना पड़ता है इंडिया से यूके जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम बोनस के बारे में, प्लस जो आपको वहाँ पे फैसिलिटीज मिलती है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूके है क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मैम कौन कौन एलिजिबल होता है हमारा यूके जाने के लिए, तो सबसे पहले अगर आपने जीएनएम किया है, जीएनएम इज 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किया है तो भी आप क्या हो, एलिजिबल हो यूके जाने के लिए। एज सच ज़रूरी नहीं है कि आपने बीएससी नर्सिंग ही किया हुआ हो। ठीक है, फिर अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो बीएससी नर्सिंग क्या होता है, 4 ईयर डिग्री कोर्स जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग। अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया, यानी कि जब आप जीएनएम कर लेते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, अगर आपको हायर स्टडीज करना है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी किया है तो भी आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं एएनएम वाले बच्चों का बता दूं कि एएनएम वाले बच्चे जो हैं वो नहीं जा सकते हैं कहाँ, यूके, क्योंकि जो आपका यूके जाने का क्राइटेरिया है उनके अकॉर्डिंग आपने 3 साल की नर्सिंग जो आपने किया है, नर्सिंग कोर्स या डिप्लोमा, ज़रूरी है कि आपने 3 साल का वो किया होना चाहिए। जबकि ये देखने को मिलता है हमारा 2 ईयर कोर्स जो है वो देखने को मिलता है क्या, एएनएम का। ठीक है, तो इसीलिए जो एएनएम के बच्चे हैं जिन्होंने एएनएम किया हुआ है वो एलिजिबल नहीं है यूके जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया अगर हम देखें तो हमारा क्या होना चाहिए, मस्ट कंप्लीट द नर्सिंग डिग्री एंड डिप्लोमा, यानी कि आपने अपना क्या किया, कंप्लीट होना चाहिए नर्सिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा। डिग्री बोले तो हम बीएससी नर्सिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं,
डिप्लोमा बोल रहे तो हम जीएनएम के बच्चों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया होना चाहिए, अपना बीएससी नर्सिंग या तो किया होना चाहिए या तो आपने जीएनएम कंप्लीट किया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूं मस्ट हैव नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, तो आपका क्या होना चाहिए, आपके पास नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम आपने किया है, उसके बाद आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमें देखने को मिलता है तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, वेदर इट इज आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से है या आपका स्टेट काउंसिल से है, दोनों ही वहां पे वैलिड होते हैं जाने के लिए। एज सच आपको कोई आईएनसी का कराना नहीं पड़ता है वहां जाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मस्ट हैव स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग एफिलिएशन, यानी कि आपने जिस भी स्टेट से क्या किया है, नर्सिंग किया है, उसका क्या होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग जो है वो एफिलिएशन उसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ और क्राइटेरियाज थे जो आपको फॉलो करने हैं या फिर आप जो है एलिजिबल है अगर आप इन सबको फॉलो करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात होती है। तो एक्सपीरियंस की अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको एज सच जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। जब आप अपनी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक कुछ टाइम तक आपका जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आता तो आप एज अ ट्रेनी काम करते हो किसी भी हॉस्पिटल में, तो दैट इज नॉट काउंटेबल, यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में होता है तो अगले दिन से या उसी दिन से आपका क्या होता है, जो एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है क्लिनिकल सेक्टर में, वो काउंट किया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप बोलते हो कि मैम हमारे पास तो 6 मंथ का क्या है एक्सपीरियंस है, तो वो काउंटेबल नहीं होगा जब तक आपका क्या ना आए, जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का क्या ना मिले, आपको रजिस्ट्रेशन ना मिले, ठीक है। तो मैं बताऊं तो मिनिमम 6 मंथ या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस इज मस्ट। अगर आपको यूके जाना है तो आपके पास या तो 6 महीने का या तो 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल हो यूके जाने के लिए, ठीक है। तो ये है क्या हमारा एक्सपीरियंस क्राइटेरिया कि आपके पास अगर 6 महीने से 1 साल तक का क्या है एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपोजर है, आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया है, तो वेल एंड गुड, तभी आप क्या है अप्लाई कर सकते हो यूके जाने के लिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्स हमें देखने को मिलते हैं यूके जाने से पहले। तो आपके पास 2 चीजें होती है, या तो आप आइल्स करो या तो आप ओईटी करो, ठीक है। तो आइल्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्रैक करने के लिए, लेकिन ओईटी आजकल जो है क्रेज में चल रहा है। तो ओईटी और आइल्स 2 एग्जाम हैं, इनको आपको क्रैक करना पड़ता है कहाँ जाने से पहले, यूके जाने से पहले, ठीक है। ये आपका एक लैंग्वेज का क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं तो ओईटी जो हमारा है उसमें रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है, यानी कि ये 4 चीजें हैं जो ओईटी के एग्जाम में आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप रीडिंग में आपका बी ग्रेड है तो आप जा सकते हैं, लिसनिंग में आपका बी होना चाहिए, स्पीकिंग में बी होना चाहिए, राइटिंग में अगर सी प्लस है तो भी आप जा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया ओईटी का है जो आपको एग्जाम में जो है निकालना पड़ता है, इतना सब कुछ, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है आपको करना ही पड़ेगा, ओईटी में आपको इतना स्कोर करना पड़ता है, क्या करने के लिए, यूके जाने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा आइल्स आता है, तो आइल्स में आपको सेम आपका एक पैटर्न होता है एग्जाम का, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है। तो आपको रीडिंग में 7 बैंड्स चाहिए, लिसनिंग में 7 बैंड्स चाहिए, स्पीकिंग में 7 बैंड्स चाहिए, राइटिंग में 6.5 बैंड्स भी वैलिड होते हैं, ठीक है। तो आइल्स करने के लिए आपको ये सारा क्राइटेरिया क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, इतने बैंड्स आपको क्या करने पड़ेंगे, स्कोर करने पड़ेंगे, तो ही आप एलिजिबल होते हैं क्या करने के लिए, वहां पे जाके यूके जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्लबिंग, एक क्लबिंग मेथड होता है। तो क्लबिंग मेथड क्या होता है कि जब आप ओईटी देते हैं, ठीक है, क्लबिंग मेथड यूज फॉर ओईटी, जब आप ओईटी देते हैं तो अगर आप मान लो आपने स्कोर किया पहले अटेम्प्ट में
फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ओईटी का, आपने क्या स्कोर करा, लो स्कोर करा, ठीक है, लो स्कोर करा, प्लस आपने क्या किया, सेकंड अटेम्प्ट दिया ओईटी का, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट अगर बात करें तो सेकंड अटेम्प्ट अगर किया उसमें क्या किया, थोड़ा ठीक ठीक स्कोर किया, यानी कि मीडियम स्कोर आपने किया या जैसा भी स्कोर किया। तो अगर आप इन दोनों के स्कोर को प्लस करो, ठीक है, अगर आप क्या करो, अटेम्प्ट 1 प्लस अटेम्प्ट 2 को क्या करो, जोड़ दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लबिंग बोलते हैं। और ये वैलिड होता है लगभग 12 मंथ्स के लिए, यानी कि आप अगर बात करो कि अगर 12 महीने में आपने 2 बार ओईटी दिया है और आपने लो स्कोर किया है, लेकिन आपने जो उनका वैल्यू है, यानी कि जितना भी उसका क्राइटेरिया होता है वो मिला के दोनों एग्जाम का हो गया है, तो भी आप क्या कर सकते हो, यूके जा सकते हो। उसी मेथड को क्या बोलते हैं हम, क्लबिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारा सीबीटी एग्जाम होता है यूके जाने के बाद, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सीबीटी एग्जाम जो है आपको यूके जाने के बाद देना पड़ता है, क्या करने के लिए, आपको एक रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए, ठीक है। तो वहां पे इस सीबीटी एग्जाम की तैयारी आपको गवर्नमेंट कराती है, आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाती है, वो आपको क्रैक करना पड़ता है। एज सच बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, नॉर्मल इजी एग्जाम होता है देखने को। तो सीबीटी एग्जाम आपको करना पड़ता है क्लियर वहां जाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं तो आपको ऑस्की देना पड़ता है, यानी कि ऑस्की क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। जो आपका सीबीटी है वो आपका थ्योरी एग्जाम होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपसे पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं ऑस्की की बात करूं तो ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज देखने के लिए किया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी कि जितने सारे प्रोसीजर्स या जितना भी आपका हॉस्पिटल सेटिंग का काम होता है वो सब कुछ असेस किया जाता है ऑस्की के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सीबीटी और ऑस्की आपको वहां जाने के बाद दिया जाता है, ठीक है। अगर बात करें कि और चीजें हमें क्या जो है हमें देखने को मिल सकती है या हमें करना पड़ता है यूके जाने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्पेशली मेडिकल सर्टिफिकेट इज फॉर टीबी, यानी कि जो टीबी है उसका असेसमेंट जरूरी होता है कराना यूके जाने से पहले ही। अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है एट प्रेजेंट और आप यूके जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये सवाल उठता है कि आपको पहले कभी था और अब नहीं है, तो आप जो है एलिजिबल होते हैं कहाँ जाने के लिए, यूके जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि कहीं पे भी जाने के लिए आपको नेसेसरी होती है, ठीक है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपका जो मेडिकल जो पिछला पुलिस रिकॉर्ड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, आपके लिए कोई एफआईआर या आपका कोई केस नहीं चल रहा होना चाहिए, तो ही आप यूके जा सकते हैं। नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ही चाहिए। ये 3 स्टेप है जो आपको फुलफिल करने हैं, यानी कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपका मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। स्पेशली आपको टीबी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको कि टोटल एक्सपेंसेस कितना लगता है और कितना टाइम आपको देखने को लगता है, तो आपके ऊपर बात है कि आपने जो ओईटी है, आईलेट्स है, कितनी टाइम में जो है किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपको कितना, ₹1 लाख, ठीक है, 1 लाख के एक्सपेंसेस में आप जो है यूके जा सकते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपीज का जो एक्सपेंसेस है वो हमें देखने को मिलता है। प्लस इसमें से भी आपको जो गवर्नमेंट है वहां जाने के बाद वो क्या करती है, रिफंड करती है। तो एटलीस्ट सिर्फ 20-30 हज़ार रुपए जो बचते हैं वो आपको रिफंड नहीं होते हैं, बाकी सारा आपको रिफंड हो जाता है। तो एज सच अगर आप पहले की बात करें तो आपको क्या है, सिर्फ 1 लाख रुपीज के चार्जेस लगते हैं या 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस आता है आपको इंडिया से यूके जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका कि आपको जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है, तो फ्लाइट टिकट्स जो है
वो आपको गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है वो प्रोवाइड कराती है। यानी कि जब आप इंडिया से यूके जाते हैं तो आपके फ्लाइट्स की टिकट कौन कराता है? गवर्नमेंट कराती है। वीज़ा प्रोसेस जितना कुछ होता है वो सब गवर्नमेंट करा के देती है। ऑस की ट्रेनिंग, यानी कि जब आप वहाँ पे जाते हो आपको ऑस्की और सीबीटी करना पड़ता है क्लियर, तो ऑस्की की ट्रेनिंग जो है वो पूरा गवर्नमेंट का चार्जेस पे होती है। यानी कि गवर्नमेंट ही आपको क्या क्लासेस प्रोवाइड कराती है अपनी साइड से, एज सच आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता। प्लस आपको अकोमोडेशन मिलता है गवर्नमेंट से, यानी कि 3-4 महीने का कुछ अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट जब आप यहाँ से कहाँ जाते हो? यूके जाते हो, ठीक है। ऑस की फीस आपकी क्या करती है? गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या फैसिलिटीज है जो आपको यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जब आप इंडिया से यूके जाते हो उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको कि आपकी अगर एक्स्ट्रा शिफ्ट है वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपको, अगर आप वीकेंड पे काम करते हो तो आपको डबल पे होता है, ठीक है। नाइट शिफ्ट में करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे होता है। अगर आप संडे में काम करते हो तो भी आपको डबल जो है वो आपका चार्जेस यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप इन सब टाइम पे क्या करते हो? एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो आपका क्या करना पड़ता है? आपको डबल चार्जेस होते हैं। मोस्टली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मंथ में आपको सिर्फ, यानी कि वीक में आपको 4 या 3 डेज काम करना पड़ता है। 4 डेज वर्किंग होता है इन अ वीक, ठीक है। तो अगर आप उससे एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आपका क्या होता है? आपको डबल पैसे देखने को हमें वहां पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपको, अगर आपका सपना है कि आपको क्या करना है? यूके जाना है, प्लस अगर आपको यूके जाके सर्व करना है तो इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन रखने पड़ेंगे, आपको ओईटी या फिर आइट्स करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फर्दर जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे बहुत अच्छा हमें पेमेंट देखने को मिलता है। नर्सेस को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन आपको काम करना पड़ता है। बाद में अगर आपको खुद से कुछ डबल पे के लिए काम करना है तो दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो भी ज़रूर पूछ लीजिएगा और ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए और बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। इन्हीं तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।